कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। विनोद मोरवाल भाई आपने भी राम राम, और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने हमारी राम राम। और विनोद भाई खेत खार से ही चल रहा है? बिल्कुल मोरवाल भाई, सारा कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब तो मौसम बदल रहा है। हाँ, मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया है। जो ठंडक थी खासकर दिन के टाइम में, तो अब ठंडक जो है कम हो गई है, सुबह शाम की थोड़ी सी रह गई ठंडक। और मोरवाल भाई इसी बारे में जो है खेत कल्याण की आपने बात शुरू करी, तो कृषि में फसल विविधीकरण अच्छा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो को हैं कि एक तरह की फसल बार बार ना उगावें। जिस तरह हम ज़्यादातर चावल गेहूँ पे जो है निर्भर कर रहे हैं, तो फसलों में जो है बदलाव करें, और जो है उसके कितने फ़ायदे हैं उन फ़ायदे की भी हम बात करें। तो एक तो जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो बढ़े है, फसल विविधीकरण तय, जो किसान भाई हैं उनके जो खर्चे हैं, खासकर जो यूरिया पे और दूसरी दवाइयाँ पे जो खर्चे हैं वो भी कम हो हैं। साथ में जो है ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़े है, जो खेत का जो पानी है, जो ज़मीन का पानी है, जो चोआ नीचे जान लग रहा है, वो चोआ भी जो है उसका भी जो पानी का लेवल हो ऊपर आवे है। साथ में भाई जो दूसरे डांगर डोर भी पाल रखे हैं किसान भाइयों ने, या जो मत्स्य पालन कर रहे हैं, तो उस सब में भी जो है इसका फ़ायदा है। और इस विषय में जो है अपने एक भाई हैं पुरुषोत्तम जी, उनने बात करी है डॉक्टर NK गोयल तय, जो कि सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं। क्यों ना भाइयों ने वो बात सी सुनवा? बिल्कुल, वह बात सुनवा दे, और कुछ ज्ञान में हमारे इजाफा भी होगा। बिल्कुल भाई, सुनते हैं ये बातचीत। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है कृषि में फसल विविधीकरण का महत्व, और उसकी जानकारी के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर NK गोयल को, जो कृषि विज्ञान केंद्र दामला में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं कि क्योंकि नाम से ही फसल विविधीकरण की बात आती है, तो हम जानना चाहते हैं कि फसल विविधीकरण क्या है? फसल विविधीकरण को हम कह सकते हैं कि फसलों का फेरबदल करना जी, फसलों को बदल बदल के बोना जी, ताकि एक ही फसल चक्कर से जो जमीन की उपजाऊ शक्ति को प्रभावित हो रही है जी, उस पे कोई बुरा असर ना पड़े, तो इसलिए फसल विविधीकरण करना जी। और इसके फायदे ये हैं कि इससे पानी का भी सदुपयोग हो पाएगा जी, और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में भी सुधार होगा जी। तो इसलिए हमने फसलों को, हम एक ही फसल चक्र को ना अपनाएं। जैसे धान गेहूं फसल चक्र का हमारे लगातार हरियाणा में इसका प्रचलन होने के कारण हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति पे बुरा प्रभाव पड़ा है जी। पानी भी हमारा तेजी से नीचे जा रहा है जी। तो उसको हमने रोकने के लिए, इस प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए हमें फसल विविधीकरण को अपनाना बहुत जरूरी है। तो ये डॉक्टर साहब कैसे हो सकता है फसल विविधीकरण? इसमें फसल विविधीकरण में हम फसलों का हेर कर सकते हैं। जी। जैसे हम धान गेहूं फसल चक्कर है, अगर हम, जैसा कि पीछे अभी हरियाणा सरकार ने भी कहा, अगर आप धान फसल नहीं लगाना चाहते, उसके बदले में अगर आप मक्की लगाना चाहते हैं तो आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा जी। ताकि इससे जमीन का पानी भी बचे और हमारी जो जमीन सख्त होती जा रही है धान गेहूं फसल चक्कर से, लगातार हम इतना हैवी मशीनरी को यूज कर रहे हैं, उससे भी हमारा जमीन का सुधार हो सके। तो इस उद्देश्य से हम इसमें अरहर लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, दाल वाली कोई फसलें लगा सकते हैं जी। मक्की लगा सकते हैं, तेल वाली कोई फसलें लगा सकते हैं। हम एक ही फसल चक्कर को छोड़कर फसलों के चुनाव में बदलाव करते रहें ताकि हमारी जमीन पर बुरा प्रभाव ना पड़े। और गेहूं और जीरी को छोड़ दें,
या कम कर दें और उसके अतिरिक्त दूसरी फसलें उगाएं जी। और जैसे भी आपने बताया कौन कौन सी फसलें हम उसमें लगा सकते हैं, जैसे जीरी का टाइम है, जीरी के टाइम में जीरी को छोड़ दिया है किसान ने, तो कौन सी फसल लगाएगा। गेहूं का आजकल समय है, जैसे गेहूं के समय में कौन कौन सी फसल लगाएगा, तो ये भी जानकारी किसानों को आप दोगे। देखो, धान के बदले में हम मक्का को प्रोत्साहन दे सकते हैं जी। इससे हमारी जमीन का जो पानी है, धान के अंदर बहुत ज्यादा पानी का प्रयोग होता है जी। उसमें भी बचाव होगा। दूसरा, जमीन जो हमारी सख्त होती है उसमें भी रुकावट आएगी। और मक्की के रेट बड़े अच्छे फार्मर्स को मिल रहे हैं अनुदान पर। मतलब इसका 1 एकड़ में अगर हम धान की बजाय अगर मक्की लगाते हैं तो किसानों को 7,000 रुपये हरियाणा सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, ताकि पूरी सरकार भी इसके लिए पूरी चिंतित है कि हमारी बदलते हुए परिवेश में हमारी जमीन और पानी को कैसे हम बचा सकते हैं और आने वाले टाइम में, ताकि इससे लंबा उत्पादन हम ले सकें। तो हम उसमें मक्की ले सकते हैं, अरहर ले सकते हैं, दूसरी फसलें ले सकते हैं। धान को मतलब हम कम से कम करें तो ताकि हमारा पानी में बचाव हो। और डॉक्टर साहब, इसमें एक बात साथ में आती है कि जो मोटी फसल हम उगा रहे, जैसे धान गेहूं की बात कर रहे हैं हम जी, तो उसके साथ साथ दूसरी चीजों की आवश्यकता भी है जी। जैसे तिलहनी फसलें हैं उनकी आवश्यकता भी है, जी। मक्की की भी आवश्यकता है, बाजरे की भी आवश्यकता है, गन्ने की भी आवश्यकता है, तो सभी फसलों की आवश्यकता भी है। तो इसमें दोनों प्रकार के लाभ हैं। किस तरह से लाभ हैं जमीन को और किस तरह से लाभ हैं किसानों को? देखो, अगर हम जमीन की तरफ की बात करें जी, अगर हम गेहूं के बदले हम 1 किला चने का लगाते हैं जी, या या मसूरी का लगाते हैं जी, तो हमारे पोषक तत्वों की भी बचत होगी। बिल्कुल। गेहूं में हमें 5 पानी देने पड़ते हैं, हमारे वहां पर बगैर पानी के भी चना और मसर हो सकता है। दूसरा क्या, जमीन की उपजाऊ शक्ति में सुधार होगा, क्योंकि दाल वाली फसलें जमीन के अंदर वायुमंडल में से नाइट्रोजन लेके जमीन की जड़ों में विकसित करती हैं। राइजोबियम जीवाणु वहां काम करते हैं, नाइट्रोजन इकट्ठी हो जाती है, इससे हमारी खाद्यों की बचत भी होगी। मृदा जैविक शक्ति है, जैविक अंश है, उसकी मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। हवा का संचार अच्छा होगा, पानी का संचार अच्छा होगा और मृदा की संरचना में भी सुधार होगा। और पानी का अंडरग्राउंड वाटर है, जो भूमिगत जल नीचे से तेजी जा रहा है, उसके में भी रुकावट होगी। और ये दाल वाली फसलें हमें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत हैं। शाकाहारी के लिए तो हमें चाहिए ही दालों का उत्पादन। हमें अपने देश में दालों के उत्पादन को, तेल वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है। हम सरसों ले सकते हैं, सरसों से हमारे मतलब खाने के लिए भी सबसे अच्छा तेल माना जाता है सरसों का तेल। और वैसे भी हमारी पैदावार, गवर्नमेंट की भी इसकी बार MSP पे सरसों की खरीद करेगी। तो कई फसलों में हमारा MSP पे हरियाणा सरकार बढ़ावा दे रही है फसलों के लिए। अगर गेहूं के बजाय हम अगर दूसरी फसलों को लें, चना ले सकते हैं, मसूरी ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, तो इन फसलों से हमारी जमीन सुधार के साथ साथ, पानी की बचत के साथ साथ किसानों को भी आर्थिक मदद मिलेगी। तो तीनों प्रकार का लाभ इसमें जी, है। जी। और खर्चा भी डॉक्टर साहब इसमें कम होगा। जी बिल्कुल, खर्चा भी काफी कम मोटी फसल होगी तो उसमें उर्वरक यानी खाद्यों का प्रयोग किसान भाई खूब करता है जी। और ऐसे ही फिर उसमें बीमारियां खूब लगती हैं, बीमारियां भी खूब आती हैं। बीमारियों से भी उसमें बचाव काफी हद तक है। तो ये तो होगी फसलों की बात। और फसलों के साथ साथ एक तो ये लाभ की बात होगी भी, जमीन को भी लाभ है, किसानों को भी लाभ है, और जो हम फसल बेचते हैं जी, उससे दूसरे खाने वालों को भी लाभ है। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक बात और साथ में आ सकती है कि फसलों के साथ साथ अन्य बहुत से व्यवसाय हैं जी, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं जी, और उनको अपनाकर भी हम क्या ये विविधीकरण अपना सकते हैं? जी, जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं जी, कि हम अगर खुम्ब उत्पादन ही ले लें जी, तो खुम्ब उत्पादन के लिए बड़ा कम स्पेस चाहिए हमारे को, बड़ी कम जगह में खुम्ब उत्पादन अच्छा हो सकता है। और खुम्ब के बड़े अच्छे मार्केट रेट मिल जाते हैं, 150 रुपये किलो तक मार्केट में इसका रेट हमें किसानों को मिल जाता है और बड़े 2-3 महीने में ही काफी अच्छी आमदनी हो सकती है। इसी तरह आप दूध उत्पादन है, दूध उत्पादन में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जानवरों की सेहत भी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। उस पर अगर आप पूरा जानवरों की तरफ भी ध्यान दें, दूध उत्पादन की तरफ भी अच्छा ध्यान दें, जानवरों की सेहत की तरफ भी ध्यान दें, तो दूध उत्पादन भी एक अच्छा सोर्स ऑफ हमारा आमदनी का हो सकता है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन, इसके अलावा हमारा बाग लगाना या फल या सब्जी लगाना, इससे भी हम अपनी फूलों की खेती करके, मछली पालन करके, हम दूसरे का ये करके अपने फसल के चक्रों के साथ साथ दूसरे धंधे अपनाकर भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। आप जैसे आपने बहुत बढ़िया कहा कि जो दूसरे व्यवसाय हैं
उनमें एक तो जमीन कम चाहिए हमारे को जी जी, और उत्पादन ज्यादा होगा कि जैसे मछली पालन की बात है, जमीन कम चाहिए, जमीन कम चाहिए। और डेयरी पालन की बात, डेयरी व्यवसाय की बात है, उसमें जमीन कम चाहिए। जी, जी। और दूसरे अभी आपने खुम्बी का जिक्र किया है जी, तो खुम्बी में भी बहुत कम स्पेस कम चाहिए, जमीन चाहिए। तो इसको किस तरह से अपना सकता है कोई भी किसान? देखो, वो किसी भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र में हर साल अगस्त सितंबर में हर कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है स्थापित है, वहां पर इसका ट्रेनिंग की जाती है खुम्ब उत्पादन की। वो वहां से प्रशिक्षण ले ले, 5 दिन का प्रशिक्षण लेने के बाद वो इस व्यवसाय को अपना सकता है। और उससे कोई अगर दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की मदद ले सकता है। पशुपालन के लिए आप या फिशरीज के लिए हर डिपार्टमेंट में फिशरीज ऑफिसर है हर जिले में, उनसे संपर्क किया जा सकता है। और अगर डेयरी उत्पादन के लिए डेयरी आपका पशुपालन विभाग है, उनसे संपर्क कर सकता है। और इसके लिए पशु के लिए लोन की व्यवस्था भी है। इसी तरह फिशरीज के लिए, मशरूम के लिए भी उद्यान विभाग भी सब्सिडी देता है। तो हर विभाग सब्सिडी देने को तैयार है। किसानों को इसके लिए आगे आना चाहिए, ताकि आमदनी का सिर्फ फसलें ही लगाकर उत्पादन नहीं बढ़ाना, हमने साथ साथ दूसरी आमदनी के दूसरे स्रोतों को भी अपनाकर भी किसान का आर्थिक लाभ कमा सकता है और इन धंधों को अपना सकता है। क्योंकि डॉक्टर साहब सभी चाहते हैं कि किसानों की जो आमदन है वो बढ़े, जी, उत्पादन बढ़े, जी, और अपना उत्पादन बढ़ेगा, देश भी खुशहाल होगा, किसान भी खुशहाल होगा, हम सब खुशहाल होंगे। जी। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जी, और विविधीकरण के साथ साथ जो व्यवसाय दूसरे आपने जिक्र किया है, जी, तो क्या उनकी ट्रेनिंग भी ऐसे देता है कृषि विज्ञान केंद्र? जी, कई जगह जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है, खुम्ब का उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाता है, पशुपालन का प्रशिक्षण दिया जाता है, किसान को नई तकनीक से छिड़काव करने की विधियों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कोई भी प्रशिक्षण में जिसमें उसका रुचि हो वो उसको अपनाकर बागवानी के लिए बागवानी विभाग से संपर्क किया जा सकता है, सब्जी विभाग के लिए भी और फूलों की खेती के लिए भी विशेषज्ञों से संपर्क किया जा सकता है। उद्यान विभाग आप फूलों की खेती पे, बाग के लिए, सब्जी के लिए भी इस पे भी अनुदान देता है। तो किसानों को इसके लिए आगे आना चाहिए। और क्योंकि फल, सब्जी, फूल, दूध और शहद सब हमारे जीवन के लिए बड़े जरूरी हैं, और इनकी अगर बढ़ोतरी होगी, इनकी अगर उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे देश की तरक्की भी होगी, किसान का उत्पादन भी बढ़ेगा, किसान को आर्थिक आमदनी में भी। और आजकल तो डॉक्टर साहब ऐसा भी है कि आमदन जो है हर रोज चाहिए। जी, पहले तो हम मोटी फसल उगाई, 6 महीने के बाद आमदन आई तब भी काम चलता था, जी, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। जी, इसलिए फसलों का विविधीकरण जो आपने बताया कि उससे जमीन की ताकत भी बड़ी रहेगी, बरकरार रहेगी, और उत्पादन भी बढ़ेगा। जी, जी। और फसल चक्कर तो बहुत अहम है कृषि के लिए। बिल्कुल। और उसके साथ साथ आपने बताया है कि जो दूसरे व्यवसाय हैं, जी, दूसरे व्यवसायों को अपनाकर भी हमारे जो किसान भाई हैं, या बहुत से तो ऐसे भाई हैं हमारे डॉक्टर साहब कि जिनके पास जमीन नामात्र है, नामात्र, तो वो इन व्यवसायों से जुड़ सकते हैं। जी, कैसे? वो आप मतलब जैसे अब मधुमक्खी पालन करना है, जी, या आपने खुम्ब उत्पादन करना है, जी, बड़े कम स्पेस में इन चीजों को दोनों को शुरू किया जा सकता है, और इससे अच्छी आमदनी हो सकती है। जी, जरूर है कि मछली पालन के लिए उनको जरूर जगह चाहिए, क्योंकि तालाब भी खोदना पड़ेगा, उसके लिए अगर ज्यादा जगह चाहिए, और लेकिन उसके लिए वो पूरी तकनीक अपने फिशरीज ऑफिसर से हर एक जिले में स्थापित है, उससे संपर्क करके वो उसको कर सकता है। पशुपालन हर किसान 1-2 पशु अपने घर में रखता है, लेकिन वहां देखने में आया कि पशुओं का रख रखाव अच्छे ढंग से नहीं है, तो उसको भी अगर वो ध्यान से रखे तो पैदावार, दूध उत्पादन कर सकता है। जानवरों की सेहत की तरफ पूरा ध्यान दें, उत्पादन अच्छा अगर होगा तो उनको अच्छा मार्केट रेट भी मिल सकता है। तो ये इसी तरीके से इन चीजों को अपनाया जा सकता है। किसानों से अनुरोध है, कृषि विज्ञान केंद्र में निदेशक कृषि से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से, फिशरी ऑफिसर से, किसी भी डिपार्टमेंट से संपर्क करके जिसमें उसकी रुचि हो उसमें वो प्रशिक्षण लेके दूसरे धंधों को अपनाए, ताकि हमारा देश का उत्पादन बढ़े, हमारे राज्य का उत्पादन बढ़े। और जो हमारी चिंता है, सरकार की चिंता है, भारत सरकार की चिंता है कि जो प्राकृतिक संसाधनों पे
दबाव बढ़ रहा है उसको हमने कम करना है, पानी को भी बचाना है, हमने आने वाले टाइम में उत्पादन को भी लेना है, जमीन की सेहत की तरफ भी ध्यान देना है। इन सब चीज़ों से हम बच सकें और लंबे समय तक उत्पादन ले सकें, इसलिए हमें कृषि विविधीकरण को अपनाना होगा। जी। और एक डॉक्टर साहब आपने एक बात और साथ में जोड़ी थी अनुदान की। जी जी। कि जैसे प्रशिक्षण ले लिया जी कृषि विज्ञान केंद्र से किसी भाई ने जी, तो वो उसको आप कोई प्रमाण पत्र देते हैं ऐसा? जी, हम मतलब 5 दिन की अगर हमारे यहाँ किसान कृषि विज्ञान केंद्र में खुम्ब की ट्रेनिंग करता है जी, तो उसको उसका प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। वो प्रमाण पत्र के बेसिस पे ही उसको किसान को अनुदान मिलता है जी। उद्यान विभाग उन्हीं किसानों को और लोन साथ मिलेंगे? बिल्कुल, लोन भी मिल जाता है उसको, क्योंकि लोन के लिए भी प्रमाण पत्र की जरूरत है। और अगर अनुदान लेना है तो अगर उद्यान विभाग आपको अनुदान देता है तो उसके लिए भी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना बड़ा जरूरी है जी। इसलिए उसको कृषि विज्ञान केंद्र से सबसे पहले जुड़ना चाहिए, वहां का प्रशिक्षण लेना चाहिए और प्रशिक्षण से प्रमाण पत्र मिलने के बाद वो कभी भी अपने रोजगार को शुरू कर सकता है। बैंक से भी संपर्क कर सकता है लोन लेने के लिए, और अनुदान के लिए भी किसी भी विभाग से संपर्क कर सकता है ताकि अनुदान भी उसको मिल सके। जी। तो इसके साथ डॉक्टर साहब मान लीजिए जैसे एक बार उसने प्रशिक्षण ले लिया जी, तो क्या हर बार प्रशिक्षण लेना है हर साल? नहीं, उसको जरूरत नहीं। अगर उसको फिर लगता है कि मेरे को कहीं यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो किसी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से आके संपर्क कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मेरे को प्रशिक्षण दोबारा लेना है तो उसके लिए भी दोबारा वो 5 दिन का प्रशिक्षण ले सकता है। ऐसी कोई रुकावट नहीं है। तो इस सारे प्रकरण में जो फसल विविधीकरण अपनाया या अन्य व्यवसाय किसान ने खड़े किए, तो इन सब से किसानों को क्या क्या लाभ होने वाले हैं, आप क्या संदेश दोगे? सर, ये अगर कृषि विविधीकरण अपना ले किसान जी, तो हमारे देश में जो तेल की कमी है, हमारे यहाँ दालों की कमी है जी, और हमारे पर फलों की कमी है, सब्जियों की कमी है, इसको हम पूरा कर सकते हैं। और ये हमारे जो सेहत पे है भी असर इसका डलेगा, क्योंकि हम एक ही चीज को, एक ही अनाज को, हमारे भोजन को अगर हम संतुलित नहीं खाएंगे तो हमारी सेहत पे भी असर पड़ता है, जमीन की उपजाऊ शक्ति पे भी असर पड़ता है। तो जमीन के वातावरण के सुधार के साथ हमारी सेहत में भी सुधार होगा और किसानों की आर्थिक आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे हमारा देश का उत्पादन बढ़ेगा, देश तरक्की की तरफ जाएगा, भारत आगे एक कदम अपनी सफलता के लिए और आगे बढ़ेगा। जी। तो डॉक्टर N.K. गोयल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, किसानों के लिए फसल विविधीकरण का क्या लाभ है, क्या महत्व है, विस्तार से जानकारी दी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई इसका जरूर जो है लाभ उठाएंगे। आपका यहाँ आने पर और जानकारी देने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ली भैया ने जानकारी कृषि में फसल विविधीकरण पे, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर N.K. गोयल। और भाइयों, साथ में बात कर लें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 23 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 7 डिग्री सेंटीग्रेड। कुल मिलाकर भाइयों मौसम साफ रहेगा। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की भी बात कर ले भाइयों। कल है एतवार और रविवार को हम कार्यक्रम लेकर आया कर थारी चिट्ठी मारे गीत, और इस कार्यक्रमों के बाद फिर अगले दिन की बात करें तो चर्चा का विषय रहेगा किसानवाणी कार्यक्रम में सोमवार ने बेर के बागों में कीट नियंत्रण, और एक भेंटवार्ता भी सुना होगा जिसका विषय रहेगा सूरजमुखी की काश्त के बारे में। तो विनोद भाई, बातचीत आपने भेंटवार्ता बहुत बढ़िया सुना दी, और ये भैया का मनोरंजन करवा देते बिना किसी देरी के। बिल्कुल भाई। हरी भरी तरकारी ली लो, आलू मटर टमाटर ली लो, तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी ली लो, ली लो ली लो ली लो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो, अपने दिल की प्यारी ली लो, ली लो ली लो ली लो, आगे बेचने आए। हरी भरी तरकारी ली लो, रे ली लो।
टमाटर बिन पत्ता की मूली गाजर, आलू गोभी मटर टमाटर बिन पत्ता की मूली गाजर, टिंडा भिंडी कचिया तोरी हरा पुदीना ले ले छोरी, लीलो 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 आगे बेचने आले, हरी भरी तरकारी लीलो अपने दिल की प्यारी लीलो, लीलो 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 आगे बेचने आए, हरी भरी तरकारी लीलो रे लीलो। मेथी पालक प्याज बेचते सस्ती सब्जी आज बेचते, मेथी पालक प्याज बेचते सस्ती सब्जी आज बेचते, गमन ते आए अलबेले घिया पेठा और करेले, लीलो 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 आगे बेचने आले, हरी भरी तरकारी लीलो अपने दिल की प्यारी लीलो, लीलो 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 आगे बेचने आए, हरी भरी तरकारी लीलो रे लीलो। खरीदार दिलदार मिलाना मर्जिला बीमार मिलाना, खरीदार दिलदार मिलाना मर्जिला बीमार मिलाना, बहुत बड़ी लाचारी लीलो नैनो से जलजारी लीलो, लीलो 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 आगे बेचने आले, हरी भरी तरकारी लीलो अपने दिल की प्यारी लीलो, लीलो 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 आगे बेचने आए, हरी भरी तरकारी लीलो रे लीलो। विनोद भाई जी मोरवाल भाई, ये गाना तो मैंने बढ़िया सुनवा दिया ना, सारी बढ़िया। सब्जियां के बारे में बता दिया और सारे का ध्यान भी रखना है। हाँ भाई, और नई फसल नई उमंग के तहत अब जिक्र कर लें डिंगरी खूब की काश्त की। अच्छा, डिंगरी खूब का भी ध्यान रखना है। हाँ, क्योंकि सब्जियों की बात करें तो फिर एक जो है एक और सब्जी की बात और सही है। हाँ, उसकी आपने बात नहीं करी मशरूम की उसमें। अच्छा। तो डिंगरी मशरूम की एक बात करें तो मोरवाल भाई जो है कम से कम 14 से 15,000 ऐसी खूब की जाति पाई जाओ हैं, लेकिन ज़्यादातर खाने के लायक नहीं है, जहरीली है। तो उसमें से कुछ एक ऐसी हैं जो खाने के लायक है, जिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो परामर्श कराएं उसका देव है। और खूब की जो खेती है वो भूमिहीन किसान है, बेरोजगार है, युवा है, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो भी जो है उसकी खेती कर सकें और आमदनी ले सकें बढ़िया। क्योंकि इसकी खेती में जो है भाई वो दूसरी फसल की तरह जो है ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसकी खेती कच्चे पक्के मकान है, कोई झोपड़ी बना कर भी करी जा सके है। और विनोद भाई देखो, जो मशरूम की जब हम बात करें ना जी, भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के मशरूम की खेती हम करें, जिसमें पुआड़ मशरूम होगी, फिलोरोट्स की प्रजाति को हम कह दो जिस तरह डिंगरी खूब भी होगी, हाँ, ठीक है ना, और बटर मशरूम होगी। और भाई ये जो मशरूम की बात करें ना, या तो बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भी, अचार भी गल है, और बढ़िया तरीका खाओ भी है, मटर गिला बहुत बढ़िया लग है। और आपको एक और चीज बता दूं, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जो खूब भी उत्पादनों में भाई सोनीपत है। हाँ, और मास्टर एक जगदेव है, वो कदे शिमला करना गए थे और बाहर भी गए थे खोज करके, फिर उसने शुरुआत करी थी। और उसके बाद धीरे धीरे देखना सारे प्रगतिशील किसान बहन भाई ने वो भी इसकी शुरुआत करी, और बहुत मोटा मुनाफा इसमें लेवा है भाई। और जो डिंगरी खूब की बात हम कर रहे थे, तो अपने हरियाणा प्रदेश में डिंगरी खूब की जो उत्पादन है वो ऐसे तो कम करा जाओ है और प्रदेशों के मुकाबले में, लेकिन इसका फायदा ये है कि जो ये डिंगरी खूब है वो एक तो इसमें
जो है शक्कर कम है और इसमें फैट भी कम है, इसकी वजह से जो मोटापे मधुमेह के जो पीड़ित लोग हैं वो भी इसने अच्छी तरह से खास के हैं। और बात करें खूब उगाने का जो सही समय है वो है, हम सिर्फ भाई मई और जून का महीना छोड़ दें तो लगभग सारा साल जो है इसकी फसल हम ले सके हैं। और इसके कवक जाल से जो फैलाव के बाद लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसकी पैदावार हम ले सके हैं। और साथ में भाई नमी की जो मात्रा है वो 80 से 90% रखें। डिंगरी अपना एक फसल चक्कर लगभग 40 से 45 दिन में पूरा कर ले है, तो इस तरह हम पूरे साल में 5 से 6 फसल ले सके हैं। और डिंगरी मशरूम की उगाने की अगर विधि की बात करें तो मोरवाल भाई, इसमें भाई विधि में देखो बात हमने ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डिंगरी की जो काश्त है, जिस तरह गेहूँ हो गया, धान होगा, सरसों होगा, उसका जो भुस्सा है जी, मक्का, जवार, बाजरा, केले के पत्ते हो गए, गन्ने का छिलका होगा, सरसों का डंठल होगा, सूखा घास है, या इसी प्रकार के जो पौधों के जो अवशेष है उसने हम लेकर करते हैं। क्योंकि धान की जो पुआल को 3 से 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले हुए, और जिन पौधा के जो अवशेष बड़े या फिर सख्त हो तो उन मशीन के माध्यम से हमने 3 से 4 सेंटीमीटर साइज में काट लेवा और इस कटे हुए जो टुकड़ों को रात भर भिगो देवा। और यो भी ध्यान रखना चाहिए कि अवशेष उसमें ज़्यादा गिले ना हो और उस पर किसी प्रकार की फफूंद का असर नहीं होना चाहिए। और अगले दिन इन तारों की जो जाली पर लगभग घंटा भर इसमें पड़ा रहने देवे और उसके बाद इसका फालतू पानी काट देवे। और व्यापारिक स्तर पर उगाने के लिए हमने 200 लीटर पानी के जो ड्रम या टब में 90 लीटर पानी में 400 मिलीलीटर फॉर्मेलिन और 30 ग्राम बाविस्टिन के घोल में अवशेषों को 24 घंटे तक उपचार के लिए पड़ा रहने देवे। और उपचार करने तक जो अवशेषों पर जो हानिकारक जो सूक्ष्म जीव विनोद भाई जो रह जाते हैं, फफूंद, बैक्टीरिया और अन्य जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और दूसरे दिन जो गीले भूसे पुआल को जाली पर या फिर डालकर फर्श पर फैला देवे, जिस तक फालतू पानी निकल जावे और 60 से 70% इसमें नमी रह जावे जब इसका इसमें इस्तेमाल करें। और बिजाई की बात इसमें करे तो मोरवल भाई अगर बिजाई जब करें तो उस टाइम जो है गिल्ली धान है गेहूं के भूसे में 2% जो है खुम्ब उसमें मिला हुआ है और इस तरह जो हम इसकी बिजाई करके और जो है बढ़िया फसल ले सके हैं और किसान भाई खूब उत्पादन ले सके हैं इससे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और मोरवल भाई इसी के साथ लियो भाइयों तक इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।